नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा, आपको दिखाते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साधारण पृष्ठभूमि से आकर उन्होंने वित्त मंत्री समेत विभिन्न पदों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। भारतीय आर्थिक नीति को नई दिशा देने में उनका योगदान सराहनीय है। विनम्र श्रद्धांजलि। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूरा देश शोक मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा सीएम धामी ने खटीमा में उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन भी किया। उनके निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताते हुए कहा कि उनका निधन हम सभी के लिए दुखद समाचार है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का निधन का समाचार सभी के लिए बहुत दुख भरा समाचार है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और वरिष्ठ राजनेता नित्यानंद स्वामी की जयंती पर सीएम धामी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा, आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ राजनेता श्री नित्यानंद स्वामी जी की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। राज्य के विकास में आपका अमूल्य योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दुख जताया है। उन्होंने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए बताया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी सादगी के साथ निर्णय लेने के लिए जाने जाते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन के समाचार ने मेरे मन के अंदर बड़ी भारी उथल पुथल पैदा कर दी है। भारत ने और भारत माँ ने अपने योग्यतम पुत्र को खो दिया है, महान राष्ट्रभक्त को खो दिया है। ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जो अपनी सादगी के साथ निर्णय लेने की दृढ़ता के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। जिनकी बुद्धिमत्ता ने भारत को एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनने के रास्ते पर डाला। जब वो वित्त मंत्री थे उस समय भी जो निर्णय उन्होंने लिए, वो निर्णय एक साहसिक वित्त मंत्री ही ले सकता था और साहसिक प्रधानमंत्री के सानिध्य में ले सकता था। और वो निर्णय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लिए और देश जब बर्बादी के कगार पर था आर्थिक रूप से, उससे बाहर निकल करके आया और आगे के रास्ते बने। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आर्थिक रूप से भारत को दृढ़ बनाने की अपनी नीतियों को तो क्रियान्वित किया ही किया, उसके साथ साथ आम जन को भी अधिकार दिया। सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता की बात जो करते हैं, उनके कार्यकाल में RTI, उनके कालखंड में ये मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जो कानून है, सख्त कानून, वो उनकी देन है, उनकी सरकार की देन है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कई अधिकारों से, लगभग आधा दर्जन अधिकारों को देख करके जनता को, सामान्य जन को अधिकारित किया। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों से जारी हैं। टिकट वितरण और प्रत्याशियों को लेकर मंथन का दौर जारी है। 23 जनवरी को बैलेट पेपर से वोटिंग होनी है, जिसको लेकर कांग्रेस खुश नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक खजान दास ने कहा कि जब बीजेपी बैलेट पेपर से भी चुनाव जीतेगी तब कांग्रेस को हार का पता चलेगा। बैलेट पेपर भी आ गया है, ईवीएम भी आ गया है। बैलेट पेपर और ईवीएम में अब फर्क आपको महसूस तब होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बैलेट में भी जीतेगा, फिर कांग्रेस क्या बोलेगी कि ये सरकार ने गड़बड़ किया। लेकिन कांग्रेस चिंता करे ना कहीं चंडीगढ़ वाला हिसाब ना हो जाए जिसमें आधिकारिक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी गड़बड़ नहीं करती, न गड़बड़ करेगी, न हमारे चरित्र में है, न हम इस तरह की कोई सोच रखते हैं।
उत्तराखंड में निकाय चुनाव का शंखनाद हो चुका है। वहीं राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच जाना भी शुरू हो चुका है। बीजेपी मजबूत चेहरों को मैदान में उतारना चाहती है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है। विधायक खजान दास का कहना है कि प्रत्याशी को लेकर मंथन का दौर जारी है। 3 नाम के पैनल को पार्टी आलाकमान को भेजा जाएगा। देखिए, बैलेट पेपर भी आ गया है, ईवीएम भी आ गया है। बैलेट पेपर और ईवीएम में अब फर्क आपको महसूस तब होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बैलेट में भी जीतेगा, फिर कांग्रेस क्या बोलेगी कि ये सरकार ने गड़बड़ किया। लेकिन कांग्रेस चिंता कर रही है ना, कहीं चंडीगढ़ वाला हिसाब ना हो जाए जिसमें आधिकारिक खुद ही- देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी गड़बड़ नहीं करती, न गड़बड़ करेगी, न हमारे चरित्र में है, न हम इस तरह की कोई सोच रखते हैं। आगामी निकाय चुनाव को लेकर राज्य में हलचल तेज हो गई है, जिसको लेकर प्रदेश कार्यालय में गढ़वाल मंडल के 2 जिलों के 57 निकायों के लिए पैनल का गठन किया गया था। वहीं पार्टी की तरफ से 2 दिनों तक विधायकों के पदाधिकारी के साथ विचार विमर्श के बाद राज्य के सभी निकायों के लिए 3-3 नाम का पैनल गठित कर दिया गया है, जिस पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बयान देते हुए कहा कि संचालन समिति की बैठक में सभी पैनलों पर दोबारा से चर्चा की जाएगी। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के प्रत्याशियों के चयन के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा परामर्श की प्रक्रिया अभी चल रही है और आज शाम को 5 बजे पार्टी की स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक यहाँ पर होने जा रही है, जिसमें कि हमारे सभी माननीय सांसदगण, सभी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी शाम को बैठने वाले हैं। और जो परामर्श आया है, जो सुझाव आए हैं माननीय जनप्रतिनिधियों के, माननीय जिलाध्यक्षों के, जिला प्रभारियों के और सभी प्रदेश पदाधिकारियों ने अपने अपने जिलों के, अपने निकायों के संबंध में सुझाव दिए हैं। उन पर चर्चा होगी, उस पर मंथन होगा और उस वक्त चुनाव समिति हमारी कुछ आगे निर्णय लेने की स्थिति में आएगी। और मुझे लगता है कि 1-2 दिन के भीतर भीतर हम लोग नगर पंचायत, नगर पालिकाओं के अध्यक्षों के और वार्डों के सदस्यों के लिए, निगम के पार्षदों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां राज्य में बैलेट पेपर से निकाय चुनाव करवाने को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश में बैलेट पेपर से चुनाव अगर निष्पक्ष हो तो सही है। उम्मीद करते हैं और इससे हमारी उम्मीदें बढ़ी हैं, बशर्ते कि जो एक सीन देखने को मिला था कि एक अधिकारी लगा रहा है, ठप्पे मार रहा है और जो है वोट बीजेपी को डाल रहा, वैसा कोई अधिकारी ना बैठे। निकाय चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद सियासी पारा धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। वहीं आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पहले से ही अपनी हार स्वीकार कर ली है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई प्रत्याशी नहीं है। महेंद्र भट्ट जी की शिक्षा दीक्षा पे भी कभी कभी मुझे टेंशन हो जाती है सोच के, और दुर्भाग्य है कि बीजेपी जैसी पार्टी में एक ऐसा अध्यक्ष बैठा है जिसको यही पता नहीं होता कि पार्टी की सरकार निर्णय क्या ले रही। यूसीसी के मामले में आपने उनका पहले कथन देखा था, उसको पता ही नहीं ड्राफ्ट कहाँ है, कब लागू होने वाला है, क्या होने वाला है। तो ऐसे अध्यक्ष की बातों में बयान देने का कोई लाभ नहीं है। मुझे पता है पार्टी में कितने लोग आवेदन कर रहे हैं, क्या स्थिति है। पीसीसी लगातार, पीसीसी भी और मेरे जिला कार्यालय लगातार लोगों से भरे हुए हैं। और महेंद्र भट्ट जी के रहते हुए 2 बाई इलेक्शन बीजेपी हारी है, ये पहली बार हुआ है इतिहास में। तो उनके लिए शर्मनाक है। उनके लिए तो जोशीमठ का बर्बादी भी शर्मनाक है, उनके लिए चमोली में करंट से मरने वाली घटना भी शर्मनाक है, और उनके लिए उनकी हार भी शर्मनाक है। निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के चयन को लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें चुनाव समिति के सदस्यों ने गहनता से मंथन किया। बैठक खत्म होने के बाद गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगाते हुए लिस्ट को केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा गया है। 1-2 दिन के अंदर प्रत्याशियों के नामों की पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी चुनाव समिति है वो आज बैठी है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी वर्चुअल माध्यम से हम लोगों के साथ बैठक में जुड़े हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जो कि उत्तराखंड के प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम जी और सह प्रभारी रेखा जी भी बैठक में रही हैं। और
सब लोगों में चुनाव को लेकर हमारी जो सभी नगर निगम की सीटें हैं और नगर पालिका और नगर पंचायत की सीटें हैं उनको लेकर विस्तृत चर्चा सब लोगों के बीच में हुई है। और लगातार पिछले 3-4 दिन से, और मैं ये कहूँ कि पिछले कई दिनों से एक प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही थी, क्योंकि हमारी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती है और तमाम नगर निगम के क्षेत्रों में जाके, नगर पालिका और नगर पंचायतों में जाके बहुत विस्तृत स्तर पर कई हजार कार्यकर्ताओं से बातचीत के उपरांत कुछ नाम जो आए हैं उन लोगों पर चर्चा हुई है। बैठक में भी विस्तार के साथ चर्चा हुई है। प्रत्याशियों के नामों की चर्चा के साथ साथ किस प्रकार से चुनाव में हमको आगे जाना है उस पर भी चर्चा हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नगर निगम चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है, जिसको लेकर नामांकन प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए वार्डों को बांट दिया गया है। वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। हमारे आदर्श आचार संहिता के जैसे ही लागू होने की स्थिति में जो भी अनुपालन किए जाने होते हैं उस सब के लिए भी टीमों की तैनाती कर उस सामग्री को हटवाया गया है और रेंजर्स ग्राउंड में भी जो तैयारियां करनी है उनकी भी तैयारी चल रही है। मसूरी में नगरपालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इसी के चलते नगरपालिका में चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसी को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी मसूरी पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और नगरपालिका मसूरी के चुनाव को लेकर जीत का मंत्र दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, क्योंकि हम लोगों के बीच हैं, जनता के बीच हैं, उनकी पल्स, उनके मुद्दे, उनके इश्यूज को पहचानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी संगठन पूरे प्रदेश में और खासकर हमारे इस मसूरी शहर में पूरी तरीके से तैयार है। कल से जो कैंडिडेट हैं वो भी मैदान में आ जाएंगे, अनाउंसमेंट हो जाएगी और जो भी जिस पर सहमति बनेगी पार्टी की उसके साथ सब लोग लग जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और ये सौभाग्य हमारा कि ये जो आरक्षण की व्यवस्था है इस बार कुछ ऐसी बनी कि यहाँ पर पहली बार इस तरीके का समीकरण बने हैं कि महिला सीट यहाँ पर आई है और बड़ी संख्या में महिलाओं ने यहाँ पे दावेदारी भी करी है। और मुझे लगता है कि सारे, अगर मैं समीकरण देखूं तो जहां एक महिला की बात आती है, उनके सम्मान की बात आती है, तो सारा मसूरी एक दिखाई पड़ता है। तो वो माननीय मंत्री जी के कार्य हों, वो जो हमारे ग्राउंड पे संगठन काम कर रहा है यहाँ पर, उनकी सक्रियता हो, सबको अगर मैं जोड़ के कहूँ कि इस बार बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है और कई सालों का ये जो एक मिथक है ये तोड़ते हुए इस बार हम नगर पालिका अध्यक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने वाले हैं। हल्द्वानी में नगर निगम के 60 वार्ड में पार्षदों के पद के लिए नामांकन प्रक्रिया से शुरुआत हो गई है। वहीं पार्षदों के लिए तहसील परिसर में नामांकन की व्यवस्था निर्वाचन विभाग की ओर से की गई है। इसी को लेकर पार्षदों के नामांकन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो चुकी है और निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के हिसाब से ही पार्षद नामांकन कर सकेंगे। देखिए, तहसील परिसर में यहाँ पर नगर निगम के सभासदों का नामांकन की प्रक्रिया की जा रही है और इसके लिए 10 ARO यहाँ पर बैठाए गए हैं। इनमें से प्रत्येक ARO 6 वार्डों के लिए ARO नामित है और अभी नामांकन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गई। साथ में नामांकन पत्रों की बिक्री का कार्य भी किया जा रहा है। अभी फिलहाल बिक्री का कार्य चल रहा है। बाकी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रत्येक ARO कक्ष में CCTV कैमरा लगाए गए हैं और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है और पुलिस सुरक्षा की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। देखिए, अभी आज से ही स्टार्ट हुआ है तो 3 दिन हमारी नामांकन प्रक्रिया चलेगी और 10 से 5 बजे तक का इसकी टाइमिंग है। तो 10 से 5 के बीच में जो भी आएगा तो उसको नाम निर्देशन पत्र ले भी सकता है और नामांकन अपना दाखिल कर भी सकता है। साथ ही इसमें जो नाम निर्देशन पत्र हैं उनका मूल्य 400 रुपये है और आरक्षित श्रेणी के लिए ये 200 रुपये है और जमानत की धनराशि 4000 रुपये है और जो आरक्षित वर्ग है उसके लिए ये धनराशि 2000 रुपये है। इस बार एक शपथ पत्र नया मांगा। देखिए, जो पूर्व के इलेक्शनों में भी है और एक प्रोसीजर है कि अपनी जितनी भी आपराधिक जो भी आपके पृष्ठभूमि है या आपकी जो संपत्ति है उसको आप डिक्लेयर करेंगे सार्वजनिक रूप से। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की जोरों शोरों से तैयारी जारी है। बीते दिनों निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के चयन को लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में चुनाव समिति की अहम बैठक की गई, जिसमें चुनाव समिति के सदस्यों ने गहनता से मंथन किया
बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि नगर निगम के महापौर के लिए केंद्रीय नेतृत्व को प्रत्याशियों के नाम का पैनल भेज दिया गया है। स्थानीय निकाय के प्रत्याशियों के चयन के संबंध में भारतीय जनता पार्टी की कल शाम को बैठक हुई है और उस बैठक में पूरा मंथन हुआ है, पूरी चर्चा हुई है और उसके अलावा माननीय सांसदों से भी अलग अलग तौर पर बातचीत हुई है। सभी माननीय विधायकों से, सभी प्रदेश पदाधिकारियों से चर्चा हुई है और उस चर्चा होने के पश्चात लगभग सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का तय हो चुका है और अभी कुछ थोड़ा सा और परामर्श उसमें बाकी है। आज देर रात्रि तक जो है सभी हम लोग तय कर लेंगे और नगर निगम के महापौर के लिए हम प्रत्याशियों का पैनल अपने केंद्रीय नेतृत्व को हमने भेजा है। उस पर भी कल शाम तक हमें केंद्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो नगर पंचायत, नगर पालिकाओं का अधिकतर का हम आज रात्रि में घोषित कर देंगे, कुछ बचेंगे उनको कल करेंगे और महापौर के लिए कल शाम तक या परसों प्रातः तक हम टिकटों की घोषणा करेंगे। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सियासत जारी है। ऐसे में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया है। इसी बीच खटीमा में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन ने बैठक का आयोजन किया। मीटिंग में एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 दिसंबर तक नामांकन स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। जारी हुई है नगर निकाय चुनाव की। इसी सिलसिले में आज हमने सभी राजनीतिक दल और संभावित प्रत्याशियों के साथ एक बैठक की थी। उनको बताया कि भाई उनको क्या क्या चीज़ करनी है, क्या क्या चीज़ नहीं करनी है, आदर्श आचार संहिता का पालन करना है, नामांकन में उनको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको वहाँ पर चाहिए होंगे, अदेयता कहाँ की चाहिए होगी, ये सब चीज़ें हमने उनको बात की बताया। 27 से हम नामांकन पत्र की बिक्री करना शुरू कर देंगे। 27 से 30 तक हम नामांकन स्वीकार करेंगे और 31 और 1 को इसकी स्क्रूटनी होगी। 2 तारीख को हम विड्रॉल होगा इनका और 3 तारीख को प्रतीक चिन्ह आवंटन कर देंगे। 23 जनवरी को वोटिंग होगी और 25 जनवरी को काउंटिंग की प्रक्रिया होगी। जो हमारा नामांकन है वो हम एसडीएम कोर्ट खटीमा में कर रहे हैं और काउंटिंग वगैरह की प्रक्रिया, डिस्पैच वगैरह की प्रक्रिया मंडी खटीमा से की है। प्रदेश सरकार चारधाम शीतकाल यात्रा पर लगातार मंथन कर रही है, जिसको लेकर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने बयान देते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की आवाजाही होने से शीतकालीन यात्रा पर अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। साथ ही यात्रा को बेहतर बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदम का फीडबैक भी लिया जाना है। और अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी शुरुआत भी की है और वास्तव में पूरे साल भर जो है वो पर्यटन को बनाए रखने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो आधे समय चलता है, आधे समय बंद रहता है, काफी कुछ महीने बंद भी रहना पड़ता है। लेकिन अगर इस तरह से कुछ 10%, 20% भी हम लोग वृद्धि कर पाएंगे तो हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हमारे पहाड़ की आर्थिकी को भी सबल होगी और मुझे लगता है कि ये प्रयास अच्छा प्रयास है। आने वाले समय में इसमें अगर हमको लगेगा कुछ और भी चीजें जोड़नी है तो उसको भी करके इसको आगे बढ़ाएंगे। और अब ये मान के चलिए कि हमारा जो शीतकालीन यात्रा है ये एक हमारा लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया रहेगी। खबर मसूरी से है, जहां विंटर लाइन कार्निवल की शुरुआत हो चुकी है। जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल और एसएसपी देहरादून अजय सिंह विंटर लाइन कार्निवल का शुभारंभ करते नजर आए। इसके अलावा जिलाधिकारी ने मसूरी फूड फेस्टिवल का भी शुभारंभ किया। वहीं इस कार्निवल में बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी उमड़ा। कार्निवल को लेकर लोगों में खास उत्साह भी देखने को मिला। स्वागत करना चाहते हैं, देखेंगे कि जो कार्निवल का उद्देश्य यही है कि जो हमारा ब्रांड है मसूरी स्टेशन का, उसको एनहांस किया जाए, लेकिन साथ ही साथ कुछ जिम्मेदारियां भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म हमारा मोटो है और जो यहाँ का कल्चर है, इकोलॉजी है, उसका भी ध्यान रखा जाए हमारे स्थानिकों द्वारा भी और पर्यटकों द्वारा भी। साथ ही जो उनके लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जो कानून व्यवस्था है, उनका भी हमको पालन करना आवश्यक है। तो जो कंडक्ट है और जो यहाँ पे एक्सपीरियंसेस हैं वो दोनों बेहतर हों, इसी उद्देश्य से कार्निवल के सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं, चाहे वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, रूट प्लान्स हैं, हमारी शटल सर्विसेज हैं, सैटेलाइट पार्किंग्स हैं, या मॉल रोड पे उनको कनेक्टिविटी एनहांस करने के लिए गोल्फ कार्ट्स हैं। हमारे कई सारे एसेट्स हैं जो उनके लिए ही पब्लिक को डेडिकेट किए गए हैं।
कानून व्यवस्था को लेकर तो नॉर्मल स्थिति रहती है, लेकिन जो ट्रैफिक व्यवस्था है, देखिए जिस हिसाब से टूरिस्ट आते हैं, खासकर विंटर कार्निवाल है, नया साल है, तो टूरिस्ट अचानक से जब आते हैं, वीकेंड लंबे होते हैं, तो नेचुरल सी बात है उसमें यहाँ पार्किंग की शॉर्टेज पड़ जाती है। इसको देखते हुए नई पार्किंग क्रिएट की गई है और शटल सर्विस भी शुरू की गई, जहाँ मुझे लगता है इससे काफ़ी फायदा होगा। और नीचे भी हमने पार्किंग बनाई है, जहाँ पर अगर यात्री आना चाह रहे हैं और यहाँ पर पार्किंग फुल है तो लोग वापस चले जाते हैं कि वहाँ पार्किंग नहीं मिलेगी, जाम लगेगा, तो नीचे भी उनको शटल सर्विस दी गई है। तो कोशिश है इस बार कि कुछ व्यवस्थाएं दी जाए और इसको देखा जाएगा, अगर इससे फर्क पड़ रहा है और भी हम ऐसी पार्किंग से चिन्हित करके उसको शुरुआत करें। बाकी जैसा अभी एक ही अपील रहती है कि यहाँ टूरिस्ट है, मोस्ट वेलकम है, उनका सभी टूरिस्ट आए, यहाँ पर सभी का वेलकम है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही।